आज के हमारे इस लाइव कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे शिक्षक साथियों के लिए समर्पित है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 1 जुलाई 2020 से नए सत्र का प्रारंभ किस प्रकार करें। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक प्राइवेट स्कूल संचालक, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे देश का हो, कहीं का भी हो, 1 जुलाई को बहुत बेसब्री से एक नए सत्र की तैयारी करता है। बहुत शानदार तरीके से सारे टीचर्स को इंतजार होता है, बच्चों को इंतजार होता है कि एक सत्र आ गया, नया सत्र चलेगा ही चलेगा। आमतौर पे चाहे हम 1 अप्रैल से कर दें, 1 मई से कर दें, लेकिन 1 जुलाई एक ऐसा दिन होता है जहां ग्रीष्म अवकाश के बाद प्रत्येक व्यक्ति को स्कूल आने का इंतजार होता है। दुर्भाग्य कह लीजिए, कोरोना महामारी की वजह से पूरा सिस्टम बदल के रह गया। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, सामुदायिक केंद्र, शादी विवाह, बड़े आयोजन वगैरह और स्कूलें प्रमुख है। क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र इसलिए स्कूल को मैं मानता हूं कि यहां पर मैक्सिमम लोग प्रभावित होते हैं। राजस्थान के 1.5 करोड़ से ऊपर बच्चे तो पढ़ने वाले प्रभावित हो रहे हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। 11,70,000 के करीब टीचर्स जो प्राइवेट स्कूल्स में काम करते हैं वो प्रभावित। मैं सरकारी को प्रभावित माफी चाहते हुए इसलिए नहीं मानना चाहता कि उनको वेतन मिल रहा है, इसलिए वो प्रभावित नहीं है। लेकिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का टीचर इसलिए प्रभावित है कि वहां वेतन के, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, इसलिए वो प्रभावित की श्रेणी में आते हैं। बच्चे जरूर, मैंने 1.5 लाख काउंट किया, सरकारी बच्चा और प्राइवेट, कि वो थोड़े से प्रभावित हैं। बच्चों को भी थोड़ा कम प्रभावित मैं इसलिए मानता हूं कि बच्चों को भी ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है। पर इस सब में अगर परेशान कोई है तो एक स्कूल संचालक और एक टीचर, अर्थात प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला कर्मचारी और इनसे जुड़े हुए ऑटो वाले, स्टेशनरी वाले, ये सब परेशान है क्योंकि इन सब का काम रुका हुआ है। मैं कोई सरकार नहीं हूं, मैं कोई ऐसा आदेश या निर्णय भी नहीं कर सकता जिसके आधार पे हम सबको राहत पहुंचा सके। पर मैं ये मानता हूं कि स्कूल शिक्षा परिवार संगठन होने के नाते और स्कूल शिक्षा परिवार शब्द जहां पे संचालक भी है, विद्यार्थी भी है और हमारे शिक्षक साथी भी है, इन तीनों के लिए कोई ऐसी योजना बनाऊं। मैं मानसिक रूप से सोचता रहता हूं बार बार कि कोई ऐसी योजना हो जो तीनों मिलकर हम इस पूरे जो लॉकडाउन का सिस्टम है या जो कोरोना की महामारी है, इससे मिलकर लड़ें और इस जंग को जीते। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी कारण से कोई स्कूल सफर करे और स्कूल बंद होने के कगार पे हो, और स्कूल अगर बंद हो जाए तो स्कूल संचालक और टीचर और बच्चे कभी मिल ही नहीं सके। मैं उनको बिछड़ते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं हम सब मिलकर साथ रहें, साथ काम करें। इसी लिहाज से आज का ये विशेष सत्र मैंने प्राइवेट टीचर्स को समर्पित किया है। सबसे पहले मैं आप सबसे माफी भी चाहता हूं प्राइवेट टीचर से कि जितनी सेवा शायद मैं आपकी करना चाहता था या हमारे स्कूल संचालकों के मैं आपकी नहीं कर सका। मैंने स्टार्टिंग में बाकायदा एक मैसेज डाला, यदि कोई टीचर परेशान हो और तो वो हमारे एक व्हाट्सएप नंबर पर अपना सूचना दे दें, हम उनकी राहत पहुंचाएंगे। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में राहत की आई कि शायद मेरे पास उतना पैसा नहीं था। जो कुछ आई हमने रूकी सूखी उनकी सेवा कर दी, पर बाद में मैंने वो नंबर बंद करना पड़ा। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा उस नंबर को चालू कर दो। जब मार्च अप्रैल के महीने में इतनी तकलीफ थी तो कल्पना करिएगा आज कितनी तकलीफ होगी, ये सोचकर भी बड़ा परेशानी होती है। रात को करीब मैं थककर 8:30-9 बजे सो गया, 10 साढ़े बजे दोबारा उठा, उसके बाद नींद ही नहीं आई। रात के 1:30-2 बजे तक सिर्फ यही चिंता में सोचता रहा कि आखिर दिन में बोलूं क्या, प्लान क्या हो, चीज क्या हो कि हमारे शिक्षक को भी राहत मिले, स्कूल संचालक को भी राहत मिले और बच्चे को भी, और पेरेंट्स को भी बुरा नहीं लगे। इसलिए कुछ एक ऐसा समन्वित प्रोग्राम तैयार करने की मैंने कोशिश की है। ये मेरी एडवाइजरी होती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती। मानना नहीं मानना आपकी मर्जी होती है, आपको अच्छा लगे आप इसको लागू करिएगा। पर इतना जरूर कह सकता हूँ, बहुत मनन मंथन और डिस्कस करके एक बैलेंस्ड वे में एक ऐसा सिस्टम तैयार करने की मैंने कोशिश की है कि हमारे शिक्षक भी लाभान्वित होंगे, स्कूल भी होंगे, पेरेंट्स भी और बच्चे भी। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का नाम देता हूं 1 जुलाई से स्कूल कैसे प्रारंभ करें। क्योंकि जब तक स्कूल प्रारंभ नहीं होगा किसी का भला नहीं हो सकता। जब प्रारंभ होगा तो भला होगा। देखिए ये सरकारें भी करती है। क्या आपको मालूम है, लोग कोरोना के मरीज अभी ज्यादा बढ़ रहे हैं और पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं। 210 देशों में कोरोना की झलक आई विश्व के, और 190 देशों ने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन के दौरान कोरोना की चैन को बढ़ने से थोड़ा रोका गया, अर्थात उस अवधि में कम मरीज बढ़े। लेकिन 45 दिन के लॉकडाउन के बाद सारी सरकारों ने एकदम इसको खोल दिया और आज बहुत तेज गति से कई गुना
यानी पहले जो स्पीड अगर 10 थी तो 50 या 60 की स्पीड से बढ़ रहा है। इवन देन लॉकडाउन, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 करके सब चीजें खोली जा रही है। क्यों? क्योंकि सत्ताओं को ये मालूम है, सरकारों को भी ये मालूम है कि हमने एक जागरूकता का प्रयास कर दिया है और इस प्रयास के बाद अब लोगों को सतर्कता बरतनी है। सतर्कता बरतने के बाद भी अगर बढ़ते हैं मरते हैं तो एक व्यक्तिगत है, क्योंकि अगर बंद कर दिया गया सिस्टम को तो भूखमरी से जितने लोग मरेंगे शायद उससे कम लोग इस कोरोना की वजह से मरेंगे। इस पूरी व्यवहारिक सिस्टम को ही हमने एडॉप्ट करके और प्राइवेट स्कूलों में लागू करने की कोशिश की है। मैं ये चाहता हूं कि जो सिस्टम मैं दे रहा हूं उससे किसी को नुकसान नहीं है, सबको भला है। और सबसे तो उस सिस्टम की मैं शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, हमने हमारी जो वेबसाइट है ssp-schools.in, अब दोबारा देख लें ssp-schools.in, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आज आपको कुछ लेटर्स मिलेंगे, लगभग 3 बजे के बाद आप इस पे जाके सर्च करेंगे तो कुछ लेटर्स मिलेंगे आपको। एक लेटर जो हम प्रत्येक पेरेंट्स के नाम लिखना चाहते हैं वो लेटर भी है। 3 महीने की फीस को लेके, आगे की फीस को लेके क्या समाधान हो सकता है उसके लेटर भी हैं। पेरेंट्स को आपको क्या लेटर लिखना है वो लेटर भी है। पेरेंट्स आपसे किस रिक्वेस्ट में आपसे अप्लाई करे वो लेटर भी है। ये 4-5 चीजों के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए ये सच है कि लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान बहुत से प्राइवेट सेक्टर के लोगों की नौकरी गई है। ये बहुत कटु सत्य है। अब जब उसकी नौकरी गई है, कल्पना करिएगा, तो वो जिस स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाता है वो उसकी फीस नहीं भर पाया है, वो ईमानदार है तो भी नहीं भर पाया है, और वो अगर मानसिक रूप से किसी और के चुंगल में फंसा हुआ, अर्थात जैसे ये कुछ यूनियंस बनाकर नेतागिरी करते हैं तो वैसे ही नहीं भर रहा। कुछ लोग कोर्ट में केस करने के नाटक पे रोक रखे हैं, कुछ को ये आशा होती है माफ हो जाएगी, कारण कुछ भी हो। तो इन सब वजह से फीस वो नहीं दे रहे। जो पहले असक्षम है, सबसे पहले तो जो खुद असक्षम है वो तो वैसे ही नहीं दे रहे हैं। जिसकी नौकरी गई वो चाहे तो भी नहीं दे सकता, तो उसके साथ हमें अलग बर्ताव करना है। जो नौकरी नहीं दे सकते उनके साथ हमें अलग बर्ताव करना है। जो लोग मानसिक रूप से नहीं दे रहे, अर्थात जो सक्षम है दे सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, मेडिकल स्टोर वाला है, सब्जी वाला है, परचूनी वाला है, इनके तो खूब बिक्री हुई है, ये मानसिक रूप से नहीं देना चाहते, तो इनसे लेनी है। हमें ध्यान रखिए, इनसे लेनी है। जिसकी नौकरी छूट गई, जिसके रोजगार के लाले पड़े हुए हैं, उसको राहत देनी है। और जिनके ऐसे हैं कि धंधे पहले नहीं थे लेकिन अब चल पड़े हैं, उनसे हमें किस्तों में लेनी है। ये 3 भागों में हमें पेरेंट्स को बांटना है। और जब तक इस व्यवहारिक चीज को हम नहीं एडॉप्ट करेंगे तब तक निश्चित रूप से मान लीजिएगा कि पेरेंट्स हमसे नहीं जुड़ेगा। तो सबसे पहले पेरेंट्स हमसे जो नहीं जुड़ रहा है उसकी बेस को समझिए। यही चीजें मैंने उसमें डाली है कि पेरेंट्स को फीस के राहत के नाम पर हमने एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है, जहां पर स्कूल के प्रिंसिपल उसके अध्यक्ष होंगे। एक पेरेंट्स को लीजिए जो निश्चित रूप से टाइम पे फीस जमा कराते हैं और समझदार हैं, और एक टीचर जो आपके स्कूल का वरिष्ठतम टीचर है। इन तीनों की जब आप एक कमेटी बना देंगे और तीनों के नंबर डाल के पेरेंट्स को सूचित कर दीजिए कि आपकी फीस को में राहत देने के लिए कमेटी बना दी गई है। यदि आपको कोई भी ग्रीवेंस है या कोई भी परेशानी है तो नियत टाइम पे स्कूल में आए और आकर इस कमेटी को अपनी सूचना दें। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको, आपके सेकंड डे से पेरेंट्स आना शुरू होंगे। तो ये पहला काम आपको करना है। दूसरी बात आती है, पेरेंट्स को जब हमने सूचना कर दी, पेरेंट्स आपके पास आ गए, तो पेरेंट्स को चूंकि आप जानते हो तो उस फॉर्मेट को हमने इस तरह तैयार किया है कि आपकी क्या जॉब है, आप क्यों माफी मांगना, फीस माफ करना चाहते हैं, आप उधार देना चाहते हैं, लेट देना चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, आप अक्षम है तो क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ इस तरह का उसमें पूरा फॉर्मेट दिया गया है कि पेरेंट्स उसको भरते वक्त खुद ही उस सिस्टम को समझ जाएगा और उसको भरने के बाद आपको फैसला करने में बहुत आसानी होगी। और जब ये व्यवहारिकता अपनाएंगे तो पेरेंट्स और आपके बीच एक रिश्ता डेवलप होगा। देखिए, मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा, हो सकता है वहां के पेरेंट्स, वहां के मैनेजमेंट अलग सिस्टम से काम करता हो, पर जो लघु और मध्यम दर्जे के स्कूल है, जो जिन्हें हम छोटे और मीडियम स्कूल्स कहते हैं, जहां मध्यम दर्जे के पेरेंट्स अपनी बच्चों को पढ़ाते हैं, इन दोनों ही कंडीशंस में इन दोनों ही लोगों को परेशानी अपनी अपनी होती है और इनको एक दूसरे के बीच संबंध होता है। वो जब एडमिशन कराना आते हैं तो बाकी स्कूल के डायरेक्टर से, प्रिंसिपल से सीधे मिल लेते हैं, तो वो जानते हैं। और तब उनके मालिक को जब वो परेशानी बताते हैं तो उनके मालिक माफ भी कर देते हैं। देखिए, मैं कोई नया नहीं कर रहा हूं, जो चीज आप रेगुलर प्रोसेस में करते हैं उसको सिर्फ पेपर्स में लाकर ओपन करना चाह रहा हूं, ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़े। क्योंकि कुछ को ये डर लग रहा है मैं स्कूल से अगर ऑनलाइन एजुकेशन लूंगा तो मुझे फीस देनी पड़ेगी।
सो पहला मकसद स्कूल चालू करने के लिए जो है, पहला स्टेप है वो ये है कि पेरेंट्स के पास आपका एक लेटर जाए। वो लेटर मैंने ड्राफ्ट करके वेबसाइट पे डाल दिया है, उसको आप अपने लेटरहेड पे डाल के पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दें, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, और उसको देखे भी कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं आपके, सारे टीचर्स से कहें टीचर्स ग्रुप में डालें, टीचर्स उसको देखें, नहीं देखे, जिस पेरेंट्स ने नहीं भी देखा हो तो उसको कॉल करके कहें, और या जिन्होंने देख लिया उनको भी कहें सर ग्रुप में हमने एक लेटर डाला है, कृपया करके आप इसको देख लें और कल से आप स्कूल में आके संपर्क करें। ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए प्रत्येक स्कूल का। उसमें बाकायदा जब टीचर बात करे तो टीचर ये बताए भी कि सर यदि आपको फीस संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से मैनेजमेंट आपकी मदद करने को तैयार है, आप बताइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी मदद करने को तैयार है पेरेंट्स, आप स्कूल मैनेजमेंट बताइएगा। जैसे किसी के पास एक मोबाइल और बच्चे 3 हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये होती है। किसी के 2 बच्चे हैं, मोबाइल 1 है, किसी के पास एक ही मोबाइल और एक ही बच्चा है, लेकिन वो मोबाइल को पेरेंट्स अपने साथ लेके जाता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब का भी समाधान हम अपनी बात में आगे बताते जाएंगे, इन सब का भी सब समाधान मैनेजमेंट करेगा। आप स्कूल में आइए। पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ प्रॉब्लम्स मैं जो नोट करता जा रहा हूं वो है, 3 बच्चे हैं, 1 मोबाइल है, क्या करूं? 2 बच्चे हैं, 1 मोबाइल है, क्या करूं? 1 बच्चा है, 1 मोबाइल है, लेकिन मैं ऑफिस में लेके जाता हूं, क्या करूं? पहले तो लॉकडाउन के दौरान मैं इसलिए क्लास लेता था क्योंकि मैं घर पे रहता था। डेफिनेटली व्यवहारिक प्रॉब्लम है। इसका समाधान है बहुत आसान सा, बच्चा किताबें खरीद ले, किताब से बच्चा पढ़े, और जो नहीं समझ आए उसका शाम को पापा जब आते हैं तो आधा घंटा 15 मिनट वीडियो देख ले। वीडियो देखने से बच्चे की आंखें खराब होती हैं, दूसरी प्रॉब्लम है, इसका भी समाधान है। आप जरूरी है सारे वीडियो देखें, पहले किताब पढ़ें, समझने की कोशिश करें, हम तरीका बता रहे हैं। उसके बाद जो नहीं समझ आए केवल उस वीडियो को देखें। तो अगर आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा देखने से आंख खराब नहीं होगी, ये भी सच है, ये समाधान हो गया। किसी के पास 3 मोबाइल है, बच्चा 1 है, वो क्या करे? और 1 मोबाइल को भी दिन में साथ ले जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें 1 मोबाइल खरीद लें, सेकेंड हैंड सा 2000-3000 का, और बच्चों के पास छोड़ दें। एक बच्चा पहले देख ले, इंपॉर्टेंट चीज को देखना हो, एक दोबारा देख ले, एक तिबारा देख ले। यानी जरूरी नहीं है मोबाइल देखे, किताब खरीदे, किताब खरीद के बच्चा पढ़े। जैसे अपठित गद्यांश को पढ़ के हम सोल्व करते हैं, उस तरह की तकनीक हमने डेवलप कर रखी है। बच्चा उसको पढ़े, खुद कोशिश करे, जो नहीं समझ आए तब नेट पे जाकर उस वीडियो को देखे। यानी वीडियो को सहयोगी बनाए, मैन नहीं बनाए। तो बच्चे की आंख खराब होने का कम हो गया, मोबाइल का उपयोग कम हो गया, और 1 मोबाइल से 3 बच्चे हैं तो सुबह शाम करके देख लें। कल्पना करो 2 खरीदने की हैसियत नहीं है तो देखिए, थोड़ा सा तो ये समय है कि मैं कहूं कि मुझे मास्क लगाने के पैसे नहीं है, तो अगर मुझे जीना है तो मुझे मास्क खरीदना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं आप सब स्कूल वालों से एक और कहूंगा, जो टीचर्स और स्कूल वाले आमतौर पे मुझे 2 शिकायतें करते हैं, मैं इनसे बहुत नाराज हूं। हमारी मेंटेलिटी नेगेटिव हो चुकी है। आप बड़ी पहले झटके में कहते सब गांवों में तो इंटरनेट नहीं है। किसने कहा इंटरनेट नहीं है? कल दैनिक भास्कर और पत्रिका में बड़ा लंबा चौड़ा सर्वे छुपा है, शहरों से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स गांवों में हैं। तो किसने कहा नहीं है? आप आंकड़े देखने की कोशिश करिए, आप मजदूरों के हाथ में देख लीजिए एंड्रॉइड मोबाइल होता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सो है नेट, आप इससे दूर मत भागिए। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, कल्पना करिए 20% के पास नेट नहीं है, तो आपके स्कूल में 80% पेरेंट्स के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है, न कि 20 के प्रति। आप 80 को सुविधा और 20 को मोटिवेट करके 80 के बराबर आने। आप कल्पना करो आपको मोबाइल नहीं आता, अब हमारे देश में 70% 80% लोगों को इंटरनेट नहीं आता, मतलब मोबाइल का, कंप्यूटर का उपयोग। तो क्या कंप्यूटर को बंद करा देंगे आप ये कहते हैं कंप्यूटर का आविष्कार बंद कर दीजिए? नहीं, कंप्यूटर का आविष्कार होगा, अच्छे से अच्छा होगा, जिनको नहीं आता उनको सीखने को प्रेरित करें। सो जो मेरा कहने का मतलब है, आप दोबारा से कभी, अगर पेरेंट्स आपसे सवाल करता है, जनता सवाल करती है, मीडिया सवाल करता है कि सर देखिए कोरोना के साथ हमें जीना है, तो ऑनलाइन एजुकेशन हमें आजमानी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी, ये इच्छा नहीं है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि अब बिना ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम नहीं चल सकता। जब ऑनलाइन के साथ एजुकेशन सिस्टम चलाना है और जब लेना है तो आज से क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं किसी के पास नहीं होगा, जो नेगेटिव होगा उसको भी झक मार के करनी पड़ेगी। वो कहीं इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, कि सर खरीदने की व्यवस्था करिए। आपके पास तो मास्क भी नहीं था, तो क्या मास्क नहीं खरीदा आपने? खरीदना पड़ेगा, खरीद की व्यवस्था करिए, और संघर्ष करिए, और मेहनत करिए। अब कुछ लोग कहते हैं सबको